रिया का इंतजार करते करते विक्रम ड्राइंग रूम में सोफे पर ही सो गए थे। अचानक नींद खुली तो रोशनी से भरा घर देख जल्दी से उठकर बैठ गए। टाइम देखा 7:30 बज गए थे। सबसे पहले नजर दरवाजे पर पड़ी जो रात भर से खुला था रिया के लिए। थके हारे से विक्रम धीरे से खड़े हुए और सीधे रिया के कमरे की तरफ गए। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो गेट खोलकर अंदर गए, पर रिया आई होती तो मिलती ना। विक्रम टूटते जा रहे थे रिया के इस बर्ताव से। सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखी मां के साथ रिया की फोटो देख विक्रम की आंख भर गई। तुम नहीं जानती रिया, ये बगावत तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रही है। तुम्हारे चुने रास्ते सही नहीं है बेटा। हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर रखने वाले विक्रम बेटी के कमरे में आते ही टूट गए। किसी तरह अपने कमरे में गए और बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। अपने रूम से तैयार होकर विक्रम डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे, जहां पूरा परिवार सामने था। राजेश फिर से कोई विस्फोट करने की तैयारी में था, पर विक्रम उसको इग्नोर कर ब्रेड पर मक्खन लगा रहे थे। राजेश कुछ बोलने ही वाला था, तभी विक्रम की फोन की घंटी बजी। हेलो। सामने से आवाज आई, हेलो मिस्टर सिंह, इंस्पेक्टर राव बोल रहा हूं। कल एक खंडर पर पड़े छापे में एक ड्रग सप्लायर के साथ आपकी बेटी को भी देखा गया था। व्हाट? जानते हो इंस्पेक्टर, क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर ने कहा, जी सर जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं। फिलहाल वो भाग निकलने में सफल रही, नहीं तो आप यहीं आकर उससे मिलते। घर आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जिस बात का डर पूरे परिवार को था वही हुआ। राजेश अपना सारा गुस्सा विक्रम के सामने निकाल देता है। मेरा बोलना आपको कभी सही नहीं लगा भाई। आज जो हुआ है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इंसान जब भटक जाए तो उसे सही रास्ता दिखाया जा सकता है। रिया मगर जानबूझकर उस रास्ते पर जाती है जहां जाने के लिए हम रोकते हैं उसे। रिया का एक ही इलाज है, उसे पूरे परिवार से बेदखल कर घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जस्ट शट अप राजेश। रिया इस घर की बेटी है, न कि कोई कबाड़ का सामान जिसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। राजेश ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाई बेटी है इस घर की, और यही बेटी पूरे परिवार को कबाड़ बनाकर दम लेगी। पर उससे ज्यादा आप जिम्मेदार होंगे इस बर्बादी के लिए। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। राजेश के सपोर्ट में पूरी फैमिली थी और विक्रम अकेले पड़ गए। वो जानते थे रिया को समझाना या समझना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा था। वो चाहती क्या थी ये सिर्फ वही जानती थी। विक्रम बिना ब्रेकफास्ट किए बैग उठाकर ऑफिस चले गए। विक्रम के जाने के बाद घर में पूरी तरह सन्नाटा था। उधर रिया की आंख खुली तो वो एक बेहतरीन कमरे में बेड पर थी। ये घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। आसपास देख उठकर बैठ गई। वो कहां थी, कौन लेकर आया, समझ नहीं आ रहा था। तभी रिया के दिमाग में एक दिन पहले हुई घटना घूम गई। पुलिस से भागते फिरना और बेहोश होकर गिरने तक। यहां कैसे आई याद नहीं आ रहा था। जल्दी से उसने ऊपर पड़ी चादर हटाई और उठकर खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया और हल्की सी चीख निकल गई। ओह गॉड, नाइट सूट किसका है? मैंने कब पहना? किसने चेंज किए मेरे कपड़े? रिया इस तरह का नाइट सूट कभी नहीं पहनती थी, तो वो उसका तो हो ही नहीं सकता था। अपने सवालों में उलझी रिया जब रूम से बाहर निकली तो एक लड़का नाश्ता लगाते दिखा, लेकिन बाकी तो पूरा घर खाली लग रहा था। अपने कपड़ों को टटोलती रिया बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि उसके कपड़े चेंज करने वाला कोई और नहीं, वही लड़का था। जैसे ही उस लड़के ने पलट कर देखा तो रिया हैरान रह गई। ये वही लड़का था जो सुबह रास्ते पर उसके पास बैठा था। रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि वो लड़का कॉफी का कप हाथ में लिए रिया की ओर आते हुए बोला, हाय, आई एम कबीर। हाउ डेयर यू? किसने कहा था तुम्हें मेरे कपड़े बदलने को? कौन किया था? कोई था ही नहीं। तुम बेहोश होकर मेरे सामने गिरी तो तुम्हें वहां छोड़कर कैसे आता? और तुम्हारे कपड़े तुम खुद देख लो, क्या हाल है उनका। ये कहकर उसने जमीन पर एक ढेर में पड़े रिया के कपड़े की तरफ इशारा किया। रिया ने अपने कपड़ों की तरफ देख खुद ही नाक सिकोड़ ली। पूरी तरह कीचड़ में सने हुए थे।
सोचकर ही उल्टी करने का मन करता था कि ये कपड़े पहने वो आराम से पेड़ से सर टिकाकर सो रही थी। कबीर ने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाया और खुद जाकर नाश्ता करने लगा। उसे नूडल्स खाते देख रिया को एहसास हुआ कि उसे भी जोरों की भूख लगी है। हाथ में कॉफी का कप था और नजर कबीर की प्लेट पर। कबीर ने एक नजर उसे देखा और इशारा किया, खाना है? बस कबीर ने प्लेट बढ़ाई ही थी, रिया उस पर टूट पड़ी। 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था तो भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। खाते हुए एकाएक रिया रुकी। उसके मोबाइल फोन की आवाज कहीं से आ रही थी। कबीर उसका मोबाइल लेकर रिया के पीछे खड़ा था। रिया ने हाथों में फोन लेकर नंबर देखा, डैड। एक बार देखकर मोबाइल वहीं उल्टा रख फिर खाने में बिजी हो गई। कबीर फ्रूट्स खाते हुए उसे चुपचाप देख रहा था। मोबाइल की बेल लगातार बज रही थी। रिया ने सुकून से नाश्ता खत्म किया और विक्रम का फोन रिसीव कर बोली, हेलो। कहाँ हो रात भर से? अभी भी घर आने का होश नहीं है? हाँ, होश नहीं है मुझे डैड। होश में आना भी नहीं चाहती मैं खुश हूँ इस बेहोश दुनिया में। जहां भी हो सीधे घर चली आओ, घर पर बात करते हैं। सॉरी डैड, मुझे घर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। वो क्या बोलते हैं उसे? हाँ, आजाद परिंदा। रिया, बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। चुपचाप घर चली आओ। मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी डैड, बाय। इतना कहकर रिया फोन काट देती है। विक्रम कुछ बोलते रह गए जो उसने सुनना भी उचित नहीं समझा। कबीर रिया और विक्रम की बहस चुपचाप सुन रहा था। फोन काटकर रिया ने प्लेट खिसकाई और टेबल पर हाथ बांध उस पर सर रखकर ऐसे बैठ गई जैसे बच्चे क्लास में हेड डाउन करते हैं। तभी कबीर ने उसे दोस्ती का ऑफर दिया जो रिया ने सर उठाकर झट से एक्सेप्ट कर लिया। बातों बातों में उसने कबीर को अपनी सारी कहानी सुना डाली। पिता से बिगड़ते रिश्ते, आकाश का धोखा, रात की घटना, सब कुछ जानकर कबीर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेगा, उसे हर तरह से सपोर्ट करेगा। दिन भर कबीर के साथ बिताने के बाद रिया रात को घर पहुंची जहां पूरा परिवार मानो उसी के इंतजार में बैठा था। रिया ने एक बार नजर दौड़ाकर सबको देखा और अपने रूम की तरफ चल दी। राजेश विक्रम को गौर से देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब रिया को घर से निकाल दिया जाएगा। कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, भाई आपको अभी भी लगता है कि इस बात को जाने देना चाहिए? राजेश की बात का कोई जवाब विक्रम के पास नहीं था, क्योंकि वो फोन पर हो चुकी बात के बाद रिया से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। विक्रम माथे पर हाथ रखकर किसी हारे हुए इंसान की तरह बैठ गए। राजेश का गुस्से से खून खौल रहा था। अपने बड़े भाई की लापरवाही के कारण बढ़ रही रिया की मनमानी उससे रत्ती भर नहीं भाती। मन तो हुआ वहीं टोक दे रिया को, लेकिन अपने भाई की वजह से चुप रहा। रिया को भी सीढ़ियां चढ़ते हुए लग रहा था कि कोई तो टोकेगा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ऊपर पहुंचकर एक बार उसने पलटकर सबको देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। घर आने पर सबका अजनबी की तरह उसे देखना पूरे परिवार के लिए उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ा रहा था। रिया ने भी ठान लिया कि अपने पिता के खिलाफ वो अपनी बगावत को कम नहीं होने देगी। सुबह होते ही रिया फिर तैयार होकर निकल ही रही थी कि विक्रम ने उसे रोक दिया। रुको रिया, अपने कमरे में जाओ। तुम अब से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? कल जो तुम्हारी हरकत सामने आई है उसके बाद ये सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। कल जो हुआ उसके लिए आपसे हेल्प मांगने नहीं आई मैं, और कभी आऊंगी भी नहीं। इस घर की बेटी के लिए पुलिस के फोन आने लगे, इससे ज्यादा और क्या चाहती हो? विक्रम की बात पर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंख में हल्की नमी आ गई जिसे उसने हंसकर रोक लिया और अपने पिता के पास जाकर बोली, ओह, तो इसलिए आपको याद आया कि आपकी एक बेटी भी है। पुलिस के एक फोन कॉल से बड़ी बदनामी हो गई आपकी, पर ये लास्ट टाइम था। अब सिर्फ बदनामी घर आएगी, बेटी नहीं। रिया अपनी बात पूरी कर गुस्से से पांव पटककर बाहर निकल चली जाती है। विक्रम चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं रोक सके। रिया के फैसले इतने बगावती क्यों थे, ये किसी की भी समझ से परे था। उधर कबीर एक रेस्टोरेंट में रिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में रिया वहां पहुंच गई और कोल्ड कॉफी ऑर्डर करके बैठ गई।
रिया का चेहरा देखकर कबीर को लगा कि वो अपने डैड से लड़कर आई है। कबीर का अंदाजा सही था, पर रिया ने उसे बताया कि वो घर छोड़कर ही आ गई। कबीर ने बड़े प्यार से उसके फैसले को सही बताया और उसका हर हाल में साथ देने का भी वादा किया। रिया कॉफी पीते हुए आकाश को याद कर कबीर से कहती है, आकाश जो काम करने वाला था उसमें बहुत पैसा था, पर वो इडियट निकला। अगर वो काम चल जाता ना तो मुझे अपने डैड से कभी पैसे नहीं लेने पड़ते। और मैं तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमाने वाला काम बताऊं तो? रिया कबीर को शक की नजर से देखती है। एक बार उसके दिल में आया, कहीं आकाश की तरह कबीर भी तो उसे यूज नहीं कर रहा, मगर कबीर पर विश्वास करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक बार मानो बिना सोचे समझे वो अनजाने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई। कबीर उसे दिन भर न जाने कितने ही ठिकाने दिखाता रहा, एक से एक सीक्रेट मिशन उसे समझाता रहा। रिया को भी उसकी दोस्ती खूब जम रही थी और उसे लग रहा था कि उसे सिर्फ कबीर की ही जरूरत है, उसके अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। फिर भी मन में चल रही दुविधा के चलते रिया ने पूछ ही लिया, वैसे तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मल्टी टैलेंटेड हो और मेरी दुनिया में हम जैसे लोगों की बड़ी कद्र है। कबीर की बातों पर रिया को पूरी तरह विश्वास हो चला था, जबकि असलियत में कबीर की लाइफ में टैलेंट जैसा कुछ नहीं था। कानून जिसे जुर्म की दुनिया कहता है, कबीर उस दुनिया का बादशाह बना फिरता था। हर नए ठिकाने पर कुछ गुंडे जैसे दिखते लोग उसको सैल्यूट कर रहे थे, जिससे ये गुमान रिया को भी होता जा रहा था। शाम हो चली थी, दिन भर कबीर के साथ मजे से घूमते रिया अपना पिछला दर्द भुला चुकी थी। कबीर गाड़ी ड्राइव करते हुए रिया को ही देख रहा था। रिया घर छोड़ चुकी है, वो अच्छे से जानता था। उसने रिया से पूछे बिना गाड़ी एक छोटे से खूबसूरत घर के बाहर रोकी, हाथ पकड़कर रिया को गाड़ी से उतारा और उस घर के अंदर ले गया। रिया समझ नहीं पा रही थी यहां क्यों आए हैं। उसे लगा ये भी एक ठिकाना होगा, लेकिन कबीर उसे घर की चाबी देकर बोला, जब तक तुम अपना घर नहीं बना लेती या अपने डैड के घर नहीं जाना चाहती, ये घर तुम्हारा है। रिया खुशी से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे खुशी इस बात की ज्यादा थी कि बिना कहे ही कबीर ने उसके दिल की बात समझ ली। अगले ही पल यह सोचकर वो उदास हो गई कि उसकी अपनी फैमिली में एक भी मेंबर ऐसा नहीं जिसने उसका हाल पूछा हो। लेकिन ये सोच झटक कर वो कबीर को मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। कबीर उससे रेस्ट करने के लिए कहकर जाने लगता है, फिर लौट कर आता है और उससे सुबह जल्दी तैयार रहने को कहता है, क्योंकि कल वो कुछ खतरनाक स्टंट दिखाने वाला है। रिया के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता और सुबह मिलने का कहकर चला जाता है। रिया बेसब्री से इंतजार करती है, इस बात से अनजान कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा कौन सा खतरनाक स्टंट है जो कबीर रिया को सिखाने वाला है? क्यों दे रहा है कबीर रिया का साथ? क्या रिया किसी और खतरे में फंसने वाली है? जानिए अगले एपिसोड में।